मेरे माँ बाप ने मेरा नाम असलम रखा था। यह नाम मुझे बचपन से ही बोझ सा लगता था और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यह बोझ और भारी महसूस होने लगा। जब मैंने अपने खदोखाल देखे तो मुझे लगा कि यह नाम मेरी शख्सियत के साथ मेल नहीं खाता। मैं आईने में अपने आप को देखता तो एक लंबा चौड़ा जवान सामने खड़ा होता, जिसका बदन कसरती था, बाजू मजबूत थे, सब आंखें रोशनी में चमकती थी और रंगत ऐसी थी कि लोग एक बार देख लें तो दूसरी बार नजर हटाने को दिल ना करे। ऐसे में मुझे बार बार यही ख्याल आता कि असलम तो एक आम सा नाम है, जैसे किसी दूध वाले या मेहनतकश का होता है, लेकिन मैं तो मुख्तलिफ हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने नाम को असलम से बदल के अलमीर रखूंगा और साथ खान भी लगा दूंगा। हालांकि हम खान बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन मुझे यह नाम ऐसा लगा जैसे यह मेरे अंदर की शख्सियत को जाहिर करता है। उस दिन के बाद मैं अपने आप को अलमीर खान कहने लगा और दिल ही दिल में मुतम हो गया कि अब मेरी पहचान मेरी खूबसूरती के मुताबिक है। हमारा गांव छोटा सा था, जहां पर मेरे माँ बाप और छोटी बहनें रहती थी। उन सबको मेरे इस फैसले का पता ही न चला क्योंकि उन सबको कुछ बताए बगैर अपने एक दोस्त के पास शहर आ गया था। शहर मेरे लिए नया था और यहाँ हर चीज बड़ी चमकती दमकती थी। मैंने 7 जमीन बेच के लाए हुए पैसे भी रखे थे। मैंने सोचा कि उन पैसों से कोई कारोबार करूंगा और अपनी किस्मत आजमा के दौलत बना लूंगा। लेकिन शहर में कदम रखते ही मैंने देखा कि कारोबार इतने आसान नहीं होते। हर एक के अपने जाल है और हर कोई अपनी जेब गरम करने के चक्कर में है। मैंने एक के बाद एक कारोबार आजमाया। कभी कपड़े का बिजनेस शुरू किया, कभी छोटे मोटे माल में सरमाया लगाया, लेकिन हर बार नुकसान हुआ और मेरे पैसे कम होते गए। आखिरकार मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तुम इतने खूबसूरत और हट्टे खट्टे जवान हो, तुम्हारा जिस्म मजबूत है, तुम्हारी आंखों में कशिश है, तुम्हारी रंगत चमकती है, तो क्यों ना इस सब को इस्तेमाल करो और मॉडलिंग या ड्रामों की दुनिया में कदम रखो। यह बात सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद जाग उठी। मैंने सोचा कि हाँ, यह रास्ता मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि अमीर होने का ख्वाब तो हर किसी को होता है, पर अगर मेरी शक्ल सूरत मेरी सीढ़ी बन सकती है तो इसमें क्या बुरा है। मैंने मॉडलिंग के दरवाजे खटखटाना शुरू किए, लेकिन वहां भी सैकड़ों लोग इसी ख्वाब के पीछे भाग रहे थे। मैं दिन रात ऑडिशन देता रहा और छोटे मोटे रोल्स की तलाश में दर-दर मारा गया। कई बार मुझे धक्के मिले, कई बार मुझे लाइन में खड़ा भी न होने दिया और कभी मेरी फाइल देखे बगैर ही इनकार कर दिया गया। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। आखिरकार एक दिन एक औरत से मुलाकात हुई जो अपने आप को प्रोड्यूसर कहती थी। वो बहुत एतमाद से बात करती थी और मुझे यकीन दिलाने लगी कि वो ही मुझे आगे बढ़ा सकती है। उसे कहा कि मेरा नया ड्रामा बन रहा है और उसमें तुम्हें हीरो बना सकती हूँ, बस मुझे खुश करना होगा। शुरू में मैंने उसकी बात को समझा नहीं। मैंने कहा, आपको कोई देसी चीज चाहिए तो मैं गांव से मंगवा देता हूँ। आपके कोई और काम है तो बताएं, मैं हाजिर हूँ। वो हंसने लगी और कहने लगी कि माल तो मुझे देसी चाहिए, लेकिन देसी घी नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं और भी उलझ गया मगर खामोश रहा। अगले दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया, मुझे बेहतरीन खाना दिया, मुझे एसी वाले कमरे में बिठाया जहां खुशबू और ठंडक ने मुझे घेर लिया और फिर वह अपने असल मतलब पे आ गई। उसने साफ कहा कि यहाँ पे ऐसे ही काम होते हैं, कुछ लोग कुछ देते हैं तभी उनको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। मैं हैरान रह गया, मगर अंदर से मैंने सोचा कि अगर यह कुर्बानी मुझे हीरो बना सकती है तो इसमें मेरा क्या जा रहा है। नुकसान तो उसी औरत को होगा जो यह सब मांग रही है। मैंने उसकी बात मान ली और सोचा कि अब मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है। लेकिन चंद दिन बाद ही मुझे पता चला कि जिस किरदार के वादे उसने किए थे वो किसी और लड़के को दे दिए गए हैं, वो भी सिफारिशी था। तब मुझे समझ आया कि मैं तो इस्तेमाल हो गया हूँ। मेरा वजूद, मेरे ख्वाब सब इस खेल का हिस्सा बन गए जिसमें मैं महज एक मोहरा था। मैं सख्त परेशान हुआ। यह सब मैंने सिर्फ अपने दोस्त को बताया जो शहर ही का रहने वाला था। वो हैरान नहीं हुआ। उसने कहा कि यहाँ तो यह सब आम है,
और तुम्हें आइंदा ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे दिल में एक जिद बैठ गई। मैंने तय कर लिया कि मैं यही रास्ता अपनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही बार करना पड़े, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि मुझे हर हाल में अमीर बनना है और मुझे हर हाल में अपनी पहचान बनानी है। उस औरत ने मुझे हीरो का किरदार तो नहीं दिया, लेकिन उसने मेरे अकाउंट में 25,000 भेज दिए और मुझे मैसेज भेजा कि उस अच्छे टाइम के लिए जो हमने गुजारा। उस औरत की तरफ से जब मुझे पैसे मिले तो मेरे अंदर एक तूफान सा उठ गया। मैंने सोचा कि यह क्या हुआ है? क्या मैंने अपनी इज्जत बेच दी है, या फिर यह महज एक कारोबार था? मैंने अपनी जेब में रखे हुए नोटों को बार बार देखा। वो नोट मेरे लिए आम नहीं थे। यह वो नोट थे जिन पर मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ लिखा हुआ था। मैंने ये पैसे अपनी खूबसूरती के बदले लिए थे और यह एहसास मुझे अंदर से तोड़ भी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह भी लग रहा था कि आखिरकार यह शहर ऐसा ही है, यहाँ सब कुछ खरीदो फरोख्त पे चलता है। जब मैंने उन नोटों को गिना तो 25,000 रुपये निकले। मैंने उनमें से 10,000 अपनी मां को भिजवा दिया और बाकी अपने पास रखे। अगले दिन जब मैं उन्हीं पैसों से खाना खरीद के खाने बैठा तो दिल में अजीब सा बोझ था। मैंने सोचा कि बाबा की जमीन गिरवी पड़ी है, वो पैसे भी खत्म हो गए। मेरे तमाम कारोबार नाकाम हुए। मेरी मेहनत जाया गई और अब मैं इस हाल में पहुंचा हूं कि अपनी ही खूबसूरती बेच के रोटी खा रहा हूं। यह सोच मुझे अंदर से चीर रही थी, लेकिन रोटी के हर निवाले के साथ यह एहसास भी आ रहा था कि आखिरकार मैंने कुछ न कुछ तो कमाया है। मैंने रात भर सोचा और नतीजा यही निकला कि अगर यही रास्ता है तो मैं इसको कारोबार ही बना लूं। मैंने दिल में एक फैसला कर लिया कि अब मैं इस धंधे को पेशावराना तरीके से करूंगा। मैंने अपने मोबाइल से तस्वीरें निकाली और एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पे मैं अपनी तस्वीरें डालनी शुरू कर दी। कभी मैं शर्ट के बटन खोल के अपनी मजबूत छाती दिखाता, कभी आधी आस्तीन चाह के अपने बाजों की रगें नुमाया करता, कभी वह पानी के नीचे खड़ा होके अपने बाल गीला करता और वो तस्वीरें कैमरे में उतारता। उन तस्वीरों में कशिश थी, एक ऐसी आग जो देखने वाले के दिल को छू ले। मैंने जानबूझ के उन्हें इस तरह बनाया कि देखने वाला लम्हे भर को भी नजर न हटा सके। ये तस्वीरें देखने वाली ज्यादातर औरतें थीं। जवान लड़कियां सिर्फ आंख भर के रह जाती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन अमीर औरतें जिनके शौहर या तो बाहर मुल्क चले गए या फिर दुनिया से ही रुखसत हो गए, वो ही असल गाहक थी। उन औरतों के अंदर अभी जवानी का शोला बाकी था और मेरी तस्वीरें देख के वो शोला भड़क उठता। वो खुद ही मुझसे राब्ता करती और मुझे बुला के अपने घरों और फ्लैटों में बुलाती। उनकी जगह महफूज होती, पैसा उनके पास वाफर होता और मुझे हर बार मेरी मर्जी के मुताबिक रकम भी दी जाती। खाना भी बेहतरीन खिलाती और कभी कभी तोहफे तहाइफ भी देती। एक औरत तो ऐसी निकली कि उसने मुझसे कहा कि उसे 10 दिन चाहिए। 10 दिन वह मुझे अपने साथ रखना चाहती थी। उसने पहले ही दिन 10 दिनों के हिसाब से रकम मेरे हाथ में थमा दी और साथ ही महंगे कपड़े और जूते भी खरीद दिए। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो लगा कि मैं जीत गया हूँ। मेरी हार कहाँ है? मैं पैसा भी ले रहा हूँ, इज्जत भी मेरे हाथ में है और दुनियावी सहूलतें भी मिल रही है। मुझे ऐसा लगने लगा कि जब कोई औरत यह सब करती है तो उसकी इज्जत जाती है, लोग उसे बदनाम कहते हैं। लेकिन अगर मर्द यह करे तो लोग उसे बुरा नहीं कहते, उल्टा समझते हैं कि उसकी किस्मत जाग गई है। इस सोच ने मेरे दिल को मजबूत किया, पर मैंने यह मान लिया कि यह मेरा नया कारोबार है। कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटते हुए अपने दिल को समझाता कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैंने अपनी खूबसूरती को दौलत में बदल दिया है। लोग मेहनत मजदूरी करके हलकान हो जाते हैं और आखिरकार खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन मैं अपनी सूरत और जिस्म के बलबूते पर न सिर्फ पैसा कमा रहा हूँ बल्कि अपनी माँ को भी भेज रहा हूँ। अपने दोस्तों के सामने भी शान से जीता हूँ और अपने लिए भी जिंदगी आसान कर रहा हूँ। मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि अब मैं किसी और रास्ते पे नहीं जाऊंगा।
यही रास्ता मेरी जिंदगी को संवारेगा और यही मेरा असल सरमाया है। कुछ औरतें ऐसी भी थी जो मेरी मुस्तकिल का हक बन चुकी थी। वो जब चाहती मुझे बुला लेती। मुझे पहले ही अंदाजा हो जाता था कि आज उनका मूड है, और अगर मैं चाहता तो उनसे पैसों में इजाफा भी करवा लेता, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं ना आया तो उनकी रात अधूरी रह जाएगी। इसलिए जब मैं ज्यादा पैसों की बात करता तो वो मान भी जाती थी। मुझे लगता था जैसे मैं उन औरतों के लिए एक आदत बन चुका हूँ, एक नशा बन गया हूँ, और उस नशे के बदले वह कुछ भी देने को तैयार रहती थी। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी थी जो सिर्फ मेरी शक्ल और जिस्म पर नहीं बल्कि मेरी मेहनत पर यकीन रखती थी। वो समझती थी कि मुझे मजीद तवानाई की जरूरत है। एक बार एक बहुत अमीर औरत जिसका शौहर बाहर के मुल्क रहता था, उसने मुझसे कहा कि मेरे शौहर की कुछ गोलियां रखी है जो वो इस्तेमाल करता था। अगर तुम भी यह खा लो तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। मैं यह सुनकर खामोश हो गया। मेरे दिल में अजीब सा खौफ आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पैसे तो ले रखे हैं। जब पैसे ले लिए जाए तो फिर नौकर की इतने नखरे अकीक वाली बात ही बनती है। इसलिए मैंने वो गोलियां खा ली। औरत तो बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे कुछ देर बाद सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग फट जाएगा। मगर मैंने उसके सामने कुछ जाहिर ना किया। मैंने हंसते हुए उसका साथ दिया। उसने मुझे बाद में एक अच्छी जगह से खाना खिलाया और अपनी गाड़ी में बिठा के मेरे घर तक छोड़ने भी आई। वो जाते हुए बड़े इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। बाबा की जमीन जो गिरवी रखी थी उसकी किस्तें भी मैंने उन्हीं औरतों के पैसों से बनानी शुरू कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे ये कैसा भी धंधा हो, मगर इससे घर का भी भला हो रहा है और जमीन भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ वापस आ रही है। मैं अपनी माँ को भी पैसे भेज देता और जब भी फोन पर बात होती तो वो खुशी से दुआएं देती। मैं सोचता कि अगर औरत से मुझे 2025,000 से कम नहीं मिलता तो जब महीने में 10 या 20 औरतें आ जाती है तो फिर तो मेरी कमाई लाखों तक पहुंच जाती है। और इसी ख्याल से मेरा दिल मुतम हो जाता। लेकिन एक तरफ यह भी हकीकत थी कि मेरी तबीयत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। मेरे बदन में कमजोरी बढ़ती जा रही थी और मैं आईने में खुद को देखता तो लगता जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो मुझे अंदर से खा रही थी वो यह थी कि अभी तक मुझसे सिर्फ बूढ़ी औरतों ने राब्ता किया था। कोई जवान लड़की गलती से भी मेरे पास नहीं आई थी। मैं सोचता कि अगर जवान लड़की आए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन हकीकत यह थी कि जवान लड़कियां मुझसे दूर ही रहती। मैं उन बूढ़ी औरतों से तंग आ गया था। लेकिन फिर वही बात कि कभी-कभी इंसान ऐसा काम कर रहा होता है जो उसे पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है क्योंकि उसके बदले पैसा आ रहा होता है। मैंने भी यही सोच लिया था कि चाहे दिल चाहे या ना चाहे मगर पैसा मेरी जरूरत है और यही पैसा मेरे मुस्तकबिल को संवारेगा। 2 दिन के लिए मैं गाँव भी गया। लोग पूछने लगे कि शहर में क्या करता है, तो मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि मैं एक बड़े दफ्तर में काम करता हूं और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं किस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूं तो वो हैरान रह जाते। मेरी माँ मेरी बात सुन के बहुत खुश हुई। वो दुआ देती रही कि मेरा बेटा शहर में नौकरी कर रहा है और अच्छे पैसे कमा रहा है। लेकिन मेरा एक कजिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा था वो शक करने लगा। उसने कहा कि तूने तो आईआईटी पढ़ी ही नहीं, तो फिर तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन गया? तूने तो सिर्फ बीए किया है, वह भी इस्लामियात के साथ। मैंने बड़ी तसल्ली से कहा कि आजकल बड़े शहरों में शॉर्ट कोर्सेज होते हैं और उन्हीं कोर्सेज से बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाती है। अब तो पूरी डिग्री की भी जरूरत नहीं रह गई। वो यह सुन के मुतम हो गया और बोला, हाँ भाई, बड़ा शहर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात बार बार मेरे कानों में गूंजती रहती। जब भी कोई मुझे देखता वो यही कहता, बेटा तू कमजोर हो गया है, तेरी गालें अंदर को धस गई है, पहले जैसा तरोताजा नहीं लगता। मैं हंसते हुए जवाब देता कि अब तो सूखे सूखे मर्दों का दौर है, लोग उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं, यही आजकल का नया फैशन है।
और यही खूबसूरती की पहचान है। लेकिन दिल के अंदर मैं जानता था कि यह कमजोरी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और यह सब कुछ मुझे किसी बड़े अंजाम की तरफ ले जा रहा है। मैंने सुना था कि बड़े शहर में यह सब कुछ बहुत ज्यादा होता है और लोग इसको आम सा काम समझ के करते हैं। लेकिन जब मैंने खुद यह काम शुरू किया तो मुझे 6-7 महीने हो गए थे और अभी तक मुझे अपने जैसा कोई भी इंसान नजर नहीं आया था। कभी कभी दिल में यह सवाल भी उठता है कि क्या इस पूरे शहर में सिर्फ मैं ही यह धंधा कर रहा हूं या और भी कई लोग हैं, लेकिन वो मुझ तक क्यों नहीं पहुंचे। मेरी तबीयत दिन-ब-दिन ज्यादा खराब हो रही थी। कभी सर में दर्द, कभी नींद का ना आना, कभी जिस्म में अजीब सी कमजोरी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया कि मुझे सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं हॉस्पिटल के कमरे में बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि एक आदमी अंदर गया। उसने डॉक्टर से लंबी बातचीत की। मैं बाहर बैठा सुनता रहा। वो अपनी बीमारी और टेस्टों का जिक्र कर रहा था। मुझे कुछ बातें समझ आई, कुछ नहीं आई, लेकिन अंदाज से लग रहा था कि वो भी मेरी ही तरह की दुनिया से ताल्लुक रखता है। जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, दवाई लिखी और कहा कि आराम करो और परहेज करो। मैं बाहर आया तो देखा कि वही आदमी बाहर खड़ा है। शायद वो अपनी दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर लाइन में लगा हुआ था। उसका चेहरा बुझा हुआ था, जैसे अंदर ही अंदर कोई भारी राज छुपा हो। मैंने उसके करीब जाकर कहा, भाई, आप अंदर डॉक्टर से क्या बातें कर रहे थे? अगर बुरा ना मनाओ तो मुझे बताओ। उसने हैरानी से मुझे देखा और कहा, तुम्हें क्यों बताऊं? मेरी जाती बात है। मैंने मुस्कुरा के कहा कि यार मैं भी वही काम करता हूं जो तुम करते हो। तो उसने चौंक के कहा कि क्या मतलब? तुम भी यह काम करते हो? मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ मैं भी यही धंधा करता हूं, क्योंकि मजबूरी है। अगर ना करूं तो पैसे कहाँ से आएंगे? उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मैं भी यही करता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। मैंने फौरन पूछा, क्यों छोड़ दिया? जब इस काम में इतने पैसे हैं? तो उसने मेरे कानों में वो जुमला डाला जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। उसने कहा कि जिंदा रहूंगा तो करूंगा ना। मैंने चौंक के पूछा, क्या मतलब, ये कैसा जुमला है? वो तल्खी से मुस्कुराया और आहिस्ता आवाज में बोला, मुझे एड्स हो गया है। मैं जैसे पत्थर का हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब? किस तरह हो गया तुम्हें एड्स? उसने अपने कांपते हाथों को रगड़ते हुए कहा कि एक बूढ़ी औरत के पास में गया था। उसे यह बीमारी थी, लेकिन उसने मुझे यह बात नहीं बताई। वो तो खुद मरने वाली थी। उसने सोचा कि किसी को बता के क्या करेगी। उसने अपना मतलब निकाला और चली गई। लेकिन मैं उसके धोखे का शिकार हो गया और अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा के थक गया हूँ। आज डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। जो भी बीमारी आती है सीधी मुझ पर हमला कर देती है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने घबरा के कहा, भाई यह क्या कह रहे हो? उसने कहा, यही सच है। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम भी मेरी एक बात सुन लो। अभी भी वक्त है। यह काम छोड़ दो। अभी तुम जवान हो। अभी तुम्हारे पास जिंदगी है। ये सब छोड़ के कोई भी दूसरा काम कर लो, चाहे मजदूरी ही क्यों ना हो। मैंने गुस्से से कहा, मजदूरी करके क्या होगा? क्या उससे इतने पैसे आ जाएंगे? क्या मैं अपनी माँ बहनों को खुश रख सकूंगा? तुम्हें पता है कि आज के दौर में कौन हलाल खाता है? सब धोखे और हराम ही का तो खेल है। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन याद रखना, जिंदगी रहेगी तो पैसा भी आ जाएगा। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो यह पैसा किसके पास जाएगा? ये सुनके उसने अपना नुस्खा लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। मैं देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। एक लम्हे को मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं यह काम छोड़ दूंगा। ये सब कुछ मुझे किसी अंधे कुएं की तरफ धकेल रहा था। लेकिन फिर अचानक मेरा फोन बजा। यह मेरी माँ का फोन था। उसने बड़े खुश लहजे में कहा, बेटा, मुबारक हो।
हमने तेरी शादी के लिए लड़की देख ली है। जब उसने लड़की का नाम लिया तो मैं हैरान रह गया। यह वही लड़की थी जिससे दिल ही दिल में मोहब्बत करता था। लेकिन उसका बाप हमेशा यही कहता था कि वो बेटी किसी नौकरी वाले को देगा, और मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं थी। मगर अब हालात बदल गए थे। मेरी माँ ने कहा कि उन्होंने खुद रिश्ता देने की बात की है। अगर हम चाहे तो रिश्ता पक्का हो सकता है, बस थोड़े पैसे चाहिए होंगे। लड़के के घर जाकर बात पक्की करनी है। मेरी आंखों में ख्वाब चमकने लगे। मैंने दिल ही दिल में कहा कि अगर यह लड़की मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैंने फ़ोन खोला तो देखा कि मेरी एक का पैगाम आया हुआ है। वही औरत जो हर बार मुझे 25,000 रुपये देती थी, उसने मुझे बुलाया था। मैंने झट से माँ को कहा कि अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं रात तक 25,000 रुपये आपको भेज दूंगा। मेरी माँ ने दुआओं में डूबा हुआ जवाब दिया कि जीता रहे मेरा बेटा, तू तो बड़ा कमाओ निकला है। पर मेरी आंखों के सामने वो ख्वाब सजने लगे जिन्हें मैं बरसों से देख रहा था। मैं उस बूढ़ी औरत के पास चला गया। दिल ही दिल में एहतियात करने की कोशिश की कि कहीं मुझे भी कोई बीमारी ना लगे। मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं मोहताज हूँ, लेकिन सच यह था कि इस काम में एहतियात नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि यह खेल ही ऐसा था जिसमें हर वक्त खतरा छुपा होता और कोई नहीं जानता था कि कब कौन सा धमाका हो जाए और किसकी जिंदगी पलक झपकते बर्बाद हो जाए। जब मैं गांव वापस आया तो वहां का माहौल ही अलग था। खुशबुएं बिखरी हुई थी, हर तरफ लोग हंसी खुशी में मशरूफ थे और बात पक्की होने की वजह से मेरा घर भी रोशन रोशन लग रहा था। मेरी माँ ने मुझे एक तरफ कमरे में बुला लिया और बहुत प्यार से कहा कि बेटा तू इतनी मेहनत करता है, शायद इसीलिए हर महीने इतने ज्यादा पैसे भेज देता है। लेकिन एक बात है, तू बहुत कमजोर हो रहा है, पहले जैसा नहीं लग रहा। तेरी तबीयत हर वक्त खराब सी रहती है, तेरा रंग भी पीला सा पड़ गया है। बेटा कुछ दिन की छुट्टी लेके यहीं गांव में रह जा। देसी घी, दूध और देसी मुर्गी का गोश्त खाएगा तो तेरे अंदर जान आ जाएगी और तू दोबारा से पहले जैसा मजबूत हो जाएगा। माँ की यह बातें सुन के मेरा दिल भर आया, लेकिन मैं उनको क्या बताता कि खाने की कमी नहीं थी, बल्कि असल वजह कुछ और थी। शहर में जो औरतें मुझे अपने पास बुलाती थी वो न सिर्फ मुझे अच्छा खाना खिलाती बल्कि ऐसी ऐसी डिशें बनाती जिनका जायका मेरे गाँव के किसी भी खाने से कम नहीं होता था। वो औरतें सारी जिंदगी किचन में गुजार चुकी थी और उनके हाथ में ऐसा जादू था कि खाने की खुशबू ही इंसान को जिंदा कर दे। लेकिन मसला यह था कि मेरा जिस्म अब वो भूख बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अंदर ही अंदर मैं कमजोर होता जा रहा था, मगर माँ को यह सब बताने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं छुट्टी ले आ जाऊंगा और शादी से पहले अपनी सेहत भर खूब मेहनत करूंगा ताकि बिल्कुल ठीक हो जाऊं। माँ ने मेरी बात मान ली और खुश हो गई। लेकिन जब मंगनी की तस्वीरें आई और मैंने खुद को उन तस्वीरों में देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे गाल पिचक गए थे, मेरा बदन इतना दुबला पतला हो गया था जैसे कोई ढेर पसली आदमी खड़ा हो, और वो एतमाद और मसल्स जो कभी मेरी पहचान थे वो सब खत्म होते जा रहे थे। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपने आप को खो रहा हूँ। यही नहीं बल्कि एक दिन एक औरत जिसके साथ मेरा लेन देन चल रहा था उसने मुझे मैसेज में साफ साफ लिख दिया कि तुम तो किसी काम के नहीं लगते, तुम तो ऐसे हो जैसे डेढ़ पसली हो, और मुझे तो लगता है कि तुम ज्यादा देर मेरे सामने टिक भी नहीं सकोगे, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं रही। मैं तो खुद 110 किलो की हूँ, तुम क्या मेरा साथ दोगे? यह पढ़ के मेरा दिल जैसे रुक गया। मुझे शदीद गुस्सा आया कि औरत खुद मोटी और बेढंगी है और मुझे रिजेक्ट कर रही है। लेकिन जब मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो हकीकत सामने आ गई। आईने में जो अक्स था वो शख्स नहीं था जिस पे कभी औरतें फिदा हो जाती थी। मैं हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब कम से कम 10 दिन तक यह काम नहीं करूंगा और अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा। मैंने देसी घी खाया, अंडे खाए, गोश्त खाया, दूध पिया, हर चीज आजमाई ताकि दोबारा पहले जैसा बन सकूं।
लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद भी मेरी हालत में कोई खास फर्क नहीं आया। हाँ, मेरी जेब जरूर खाली हो गई। सारे पैसे खाने पीने पे लग गए और अब जेब में कुछ नहीं बचा था। मैं मजबूर हो गया कि दोबारा वही काम करूं जिससे भागने की मैंने कसम खाई थी। मेरे दोस्त को इस सब का इल्म नहीं था। वो सिर्फ इतना देख रहा था कि मेरी हालत बिगड़ रही है। वो बार बार कहता है, यार तेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, क्या कर रहा है तू अपने साथ। लेकिन मैं टालता रहा। मैंने कभी उसको सच ना बताया क्योंकि सच में अपनी जुबान से बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता था। और अंदर ही अंदर मेरा जिस्म और मेरी रूह दोनों बिखरते जा रहे थे। कुछ दिन बाद मुझे एक औरत का मैसेज आया। वो मेरी तस्वीरें देख के आई थी। उसने काफी दिनों बाद मेरी तारीफ की और कहा कि मुझे तो तुम जैसे सूखे सूखे लोग ही अच्छे लगते हैं। उसने कहा कि मेरा शौहर बहुत मोटा है, लेकिन फिलहाल वो घर पे नहीं और हम लोग होटल में मिलेंगे। उसने यह भी बताया कि बहुत अमीर औरत है। उस औरत के मैसेज के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा जोश पैदा हुआ क्योंकि यह कोई आम औरत नहीं थी बल्कि एक सियासतदान की बीवी थी जो अपने शहर में एक नाम रखती थी। उसके पास दौलत थी, ताकत थी और उसकी हैसियत भी ऐसी थी कि लोग उससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। उससे जब कहा कि मुझे तुम जैसे लोग ही पसंद है, तो मेरे अंदर एक अलग सा गुरूर भी पैदा हुआ कि देखो मेरी कीमत बढ़ गई है। अब आम औरतें नहीं बल्कि सियासतदान की बीवियां भी मुझे चाहती है। उसने कहा कि मेरा शौहर मोटा है, भारी जिस्म रखता है और अक्सर घर पे नहीं होता और मुझे ऐसे मर्द पसंद है जो जवान हो, फिट हो, जिनके साथ वक्त गुजार के अच्छा लगे। मैंने सोचा कि यह तो मेरे लिए एक सुनहरी मौका है क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं कि एक दिन में मैं जितना कमा लूंगा शायद दूसरे लोग महीनों में भी ना कमा सकें। उसने मुझे होटल का पता भेजा और मैंने जब उस होटल के बारे में सुना तो हैरान रह गया क्योंकि वो कोई आम होटल नहीं था बल्कि उसके कमरे का किराया ही 0 था और इधर तो बड़े बड़े वजरा और गैर मुल्की लोग आके ठहरते थे। मैंने उसे कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। रात के उसने बगैर सोचे समझे कहा कि ठीक है और 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए। यह देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे अब कम मेहनत करके ज्यादा पैसे मिलेंगे और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसे यह भी कहा कि जब काम हो जाएगा तो 1 लाख और भेज देगी। मैं खुशी खुशी तैयार हुआ, अपने बेहतरीन कपड़े पहने और होटल की तरफ रवाना हो गया। जब मैं होटल में पहुंचा तो मुझे चाबी नहीं दी गई बल्कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आपकी मेजबान कमरे के अंदर मौजूद है और वहीं पर आपका इंतजार कर रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि एक तरफ तो यह बात थी कि मैं पहली बार इतनी बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूं और दूसरी तरफ यह भी था कि इतने महंगे होटल में पहली बार कदम रख रहा था। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो अंदर दाखिल हुआ। वो यह देख के हैरान रह गया कि कमरा सिर्फ कमरा नहीं था बल्कि उसके साथ एक लाउंज भी था, एक किचन भी था और एक अलग ड्राइंग रूम भी था। मैंने इधर-उधर देखा तो वो औरत कहीं नजर न आई। मुझे लगा कि शायद वो तैयार हो रही है या बेडरूम में हो गई। मैंने आगे बढ़ के हर जगह देखना शुरू किया, कभी ड्राइंग रूम में झांका कभी बेडरूम में, लेकिन वो कहीं दिखाई ना दी। फिर मेरा ध्यान बाथरूम की तरफ गया। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई क्योंकि वो औरत जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसके चेहरे पर जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। मैंने कांपते हाथों से उसे हिलाया झुलाया लेकिन वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी। मेरा दिल हलक में आ गया कि ये क्या हो गया और अब क्या होगा। मेरे दिमाग में फौरन ख्याल आया कि यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और अगर किसी ने मुझे इस कमरे से निकलते देख लिया तो इल्जाम सीधा मेरे सर पर आ जाएगा। लोग यही कहेंगे कि औरत मेरे साथ थी और मैंने ही इसके साथ कुछ किया है। मैंने इधर-उधर देखा तो हैरत की बात यह थी कि कमरे के अंदर कोई कैमरा नहीं था। शायद इतने बड़े लोगों के लिए यह सहूलत रखी गई थी, लेकिन मेरा डर अपनी जगह कायम था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पसीना मेरे माथे से बह रहा था।
मैंने अपने आप से कहा कि मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक एक पल मेरे लिए कयामत बन गया। जैसे ही मैं कमरे से निकला और लंबे कॉरिडोर से गुजरा तो मुझे लगा कि हर तरफ से लोग मुझे घूर रहे हैं। कहीं कोई मेरा पीछा ना कर ले, कहीं कोई सिक्योरिटी वाला ना रोक ले। यह खौफ मेरे अंदर इस कदर बढ़ गया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि अगला कदम कहाँ रखूं। बस एक ही बात ज़हन में थी कि किसी तरह बाहर निकलना है और अपनी जान बचानी है। मैंने बड़ी मुश्किल से होटल का मरकजी दरवाज़ा अबूर किया। बाहर आकर सांस लिया जैसे मेरी जान वापस लौट आई हो। मैंने सीधा गांव जाने का फैसला किया क्योंकि शहर में रुकना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे पास वही पैसे थे जिसने मुझे पहले भेजे थे और कुछ मेरी पुरानी सेविंग्स थी। गांव पहुंचा तो माँ ने बड़ी खुशी से कहा कि हम तो तेरे साथ खुशखबरी बांटने वाले थे क्योंकि तेरी शादी की बात पक्की हो गई और हम तुझे फ़ोन करने ही वाले थे कि अच्छा हुआ तू खुद ही आ गया। अब हम जल्दी से तेरी शादी करा देते हैं। यह सुनकर मेरे अंदर एक सुकून पैदा हुआ कि शायद अब मैं इस गुनाह की दुनिया से निकल सकूं। शादी के दिन लोग मुझे देख के कहने लगे कि यह तो पहले वाला अलमीर नहीं रहा, यह तो आधा अलमीर रह गया है जिसे शहर ने खा लिया हो। उसके चेहरे पर वो ताजगी नहीं रही, इसके बाजू में वो ताकत नहीं रही। लेकिन सबने यह भी कहा कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी इसे फिर से सेहतमंद बना देगी। उस वक्त मैंने अपने दिल में अहद किया कि अब मैं कभी इस काम को नहीं दोहराऊंगा। अब बस मैं अपनी बीवी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा और जो पैसे मेरे पास बचे हैं उनसे कोई छोटा मोटा कारोबार करूंगा ताकि इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकूं। क्योंकि अब मुझे अपनी माँ की आंखों की चमक और अपनी बीवी के ख्वाबों की हिफाजत करनी थी। यही मेरा सबसे बड़ा मकसद था। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खुश था और दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि यह जिंदगी मेरे लिए खुशियां लेके आई है। मेरी बीवी जवान थी और हसीन थी। वो मुझसे उम्र में भी बहुत कम थी और गांव के लोग भी यही कहते थे कि अलमीर किस्मत वाला है जिसको ऐसी लड़की मिली। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिल चाह रहा था कि अपनी बीवी को करीब करके बताऊं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा मैं अपनी बीवी को खुश ना कर सका। वो हैरान रह गई। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत खराब है और बस यही बहाना बनाया। लेकिन हकीकत यह थी कि मेरी ताकत खत्म हो गई थी और मैंने जो ख्वाब देखे थे वो टूट गए थे। मेरी बीवी ने चुपचाप मुझे देखा और कुछ ना कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे और मुझे डर था कि कहीं यह सवाल लफ्जों में न बदल जाए। अगले दिन जब हम सुबह उठे तो वह खामोश रही, लेकिन उसकी खामोशी मेरे दिल में चुभ रही थी। शाम को जब हम खाने पर बैठे तो उसने कहा कि यह कौन सी बीमारी है जिसका नाम ही नहीं लेते। आप एक दिन से कह रहे हैं कि तबीयत खराब है, मगर बीमारी है क्या? मैंने उसकी बात टालने की कोशिश की लेकिन वो जिद पे अड़ गई। उसने कहा कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की? अगर आप मुझे वो खुशी नहीं दे सकते जो हर औरत चाहती है तो फिर यह सब किस लिए है? मेरा दिल डूब गया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं बीमार हूं और बस कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि अगर बीमारी है तो दिखाओ, डॉक्टर को क्यों छुपाते हो? क्या बीमारी ऐसी है जो सिर्फ रात को होती है और दिन में खत्म हो जाती है? मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मुझे समझो। लेकिन वो बोली कि बीवी भी तो एक इंसान है, वो भी ख्वाब लेकर शादी करती है। क्या मेरा ख्वाब टूटना चाहिए? चंद दिन और गुजरे। फिर एक रात जब हम दोनों कमरे में थे, उसने झुंझुला के कहा कि अलमीर, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं, तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत की भी परवाह नहीं। मैं क्या जवाब दूं लोगों को कि मेरा शौहर मेरा हक पूरा नहीं कर सकता? मैंने कहा कि तुम यह सब अपनी माँ को ना बताना वरना सारी जिंदगी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो गुस्से से बोली कि मैं कब तक यह सब छुपाऊंगी, कब तक यह बोझ अपने दिल पर रखूंगी। एक दिन हम छत पर बैठे थे। मैंने बात बदलने के लिए कहा, देखो मौसम कितना अच्छा है, हवा भी ठंडी है। वो बोली, मुझे मौसम से कोई गज नहीं,
तुम अपने वादे पूरे नहीं कर सकते तो मौसम मेरे किस काम का। उसकी यह बात मेरे सीने में तीर की तरह लगी। फिर एक झगड़ा उस वक्त हुआ जब वो बावर्ची खाने में थी। मैंने कहा कि खाने में नमक कम है। उसने झंझला के कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हारे लिए खाना बनाने को। तू कैसा मर्द है जिसकी बीवी की मेहनत ही नजर नहीं आती और हक भी पूरा नहीं करता। मैंने कहा कि ऐसी बात ना करो, मैं बदल जाऊंगा, लेकिन वो हंस पड़ी और बोली तुम बदल नहीं सकते क्योंकि तुम मर्द नहीं हो। एक दिन तो वो इतने गुस्से में आ गई कि बोली काश मेरी शादी किसी और के साथ हो जाती, वो कम से कम मुझे औरत समझता। मैंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो बोली कि तुम्हारे साथ मैं अधूरी हूँ और अधूरी औरत किसी के किसी काम नहीं आती। यह सब बातें मेरे लिए जहर की तरह थी। मैं अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसको कैसे बताता कि मेरी बीमारी, मेरी कमजोरी, मेरी कमाई के उन दिनों का नतीजा है जब मैंने अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखा और गला साफ करने की आवाज बस पैसों के लिए अपनी ताकत को बेच डाला। मैं रोना चाहता था लेकिन आंसू अंदर ही अंदर खुश हो गए थे और मेरी बीवी की नफरत बढ़ती जा रही थी। मैंने अपना चेकअप करवाया तो मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर मुझे वह खबर दे दे जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने सोचा कि अगर मुझे एड्स हुआ तो मेरी बीवी क्या करेगी, मेरा घराना क्या करेगा, गांव वाले क्या कहेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एड्स नहीं हुआ था। मगर डॉक्टर ने मुझे कमरे में बिठाया और कहा कि तुमने अपने जिस्म को इस तरह इस्तेमाल किया है कि अब तुम्हारा जिस्म तुम्हारे काबू में नहीं रहा। ये सुन के मेरा दिमाग घूम गया। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पाँव के नीचे से खिसक गई हो। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम इसी तरह जिंदगी गुजारते रहे तो तुम और कमजोर हो जाओगे, तुम्हारे पास ना ताकत रहेगी ना हिम्मत और तुम अपनी बीवी का हक भी नहीं अदा कर सकोगे। मैंने कहा कि इसका कोई इलाज है? तो डॉक्टर ने कहा कि इलाज यह है कि तुम अपनी जिंदगी का तरीका बदलो, अपने दिमाग को सुकून दो, अपने खाने पीने का ख्याल करो, अपने जिस्म को वक्त दो वरना देर हो जाएगी। घर वापस आया तो मेरी बीवी मेरे इंतजार में बैठी थी। वो पहले से ही दिन से देख रही थी कि मैं बीमार रहता हूँ और अब तो उसने अपनी हैसियत बदल के नर्स जैसी जिंदगी इख्तियार कर ली थी। वो मेरे लिए खाना बनाती, पानी लाती, मेरी दवा देती, लेकिन मैं यह सब देख के भी खुश ना हो सका क्योंकि मैं जानता था कि वो ये खिदमत पूरे दिल से नहीं कर रही। वो बस इस रिश्ते की मजबूरी की वजह से यह सब कर रही थी। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं चारपाई पर पड़ा रहता, वो कभी मेरा सर दबाने लगती, कभी मेरे लिए दुख